वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाऊंगी। महात्मा गांधी, हम पेपर पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक, और भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में महात्मा गांधी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। महात्मा गांधी केवल राजनीतिक विचारक नहीं थे, वे एक ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने पूरे संसार को एक नई दिशा दी, एक नया तरीका बताया, अपने विरोध का एक नया तरीका बताया और उसके माध्यम से जीत कैसे हासिल की जा सकती है यह भी बताया। वर्तमान युग को अगर हम देखें, आज की डेट में प्रेजेंट जो सिनेरियो है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया, और पूरी दुनिया को तहस नहस करने के साथ में पूरे विश्व को यह भी बता दिया कि हम इस समय, ऐसे समय में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, गांधी के विचारों के बारे में सोचते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें ये लगने लगेगा कि हम दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। हम अगर गांधी के विचारों को, गांधी के आइडियाज़ को, गांधी के तरीक़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें किसी भी वस्तु के लिए किसी दूसरे देश पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये हमने पिछले 1 साल में महसूस किया है। जिस समय कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को एक तरह से बांध दिया, सबका आना जाना रुक गया, सबका कामकाज ख़त्म हो गया लगभग, लॉकडाउन जैसी स्थितियां आ गई, और लॉकडाउन जैसी स्थितियों में जब एक देश के दूसरे देश के साथ में आना जाना बंद हो गया, व्यापार ख़त्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो निर्भरता थी दूसरों के ऊपर, मतलब ऐसा लगता था कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, वो काम चला। और उसके लिए हम देखें, हम कोशिश करें, हम अगर गांधी के विचारों को उठाकर देखें तो गांधी ने यही कहा था कि हमें अपने क्षेत्र में अपने खाने के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने व्यवसाय के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। ग्रामों पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और ग्राम के ऊपर आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब ये जो गांव है ये आत्मनिर्भर होने चाहिए, और अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा, और जब देश आत्मनिर्भर होगा तो देश को विदेशों से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और वो जो स्थिति होगी वो स्थिति इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। हम गांधी के विचारों को अगर हम पढ़ने लगें, देखने लगें, बात करने लगें, चर्चा करने लगें, तो उनका कोई अंत नहीं है। और मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्तमान जो भौतिकतावादी युग है, औद्योगिकरण के पीछे अंधी दौड़ है, उसका अगर कोई रास्ता है या उसका कोई हल है, तो वो केवल गांधीयन तकनीक ही है, जिसके माध्यम से हम कहीं ठहराव ला सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने भी हमें बहुत सीमित मात्रा में साधन दिए हैं। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे, और यही हो रहा है, औद्योगिकरण के कारण प्रकृति का विनाश हो रहा है, और जब प्रकृति का विनाश हो रहा है, प्रकृति ख़त्म हो रही है, तो प्राकृतिक आपदाएं और मैन मेड आपदाएं ये सभी हमारे सम्मुख नज़र आ रही है, जो हमें प्रकृति के शरण की ओर ले जा रही है। तो इन सब का अगर हम हल उठाकर देखें, तो हम गांधीयन टेक्निक्स में अगर जाएं, गांधी के विचारों को अगर हम देखें, गांधी के विचारों को हम फॉलो करें, तो शायद हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं, इस प्रकृति को विकास की ओर ले जा सकते हैं। अन्यथा आपदाएं बहुत तरीके से आ रही है, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीक़ों से हमें दिन ब दिन विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। बात कर रहे हैं हम महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गुजरात के पोरबंदर में जन्म होने के बाद इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा राजकोट में ग्रहण की। उसके पश्चात वे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब गांधी लौटे, उसके बाद इन्होंने अपनी कर्मभूमि दक्षिण अफ्रीका को बनाया, और उन्होंने शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में जाकर बैरिस्टर या वकालत की पढ़ाई शुरू की।
वकालत की पढ़ाई शुरू करने के पश्चात जब वहाँ उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण बहुत लोगों पर बहुत सारे जुल्म किए जा रहे हैं, बहुत सितम किए जा रहे हैं, तो गांधी का जो मन है, गांधी के मन ने उन्हें कचोटा और वहाँ पर उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों की जो गोरी सरकार थी उसे विवश किया अपने कानूनों को बदलने के लिए। अब हम बात करते हैं 1915 में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया और भारतीय राजनीति में प्रवेश लेने के बाद उनका जो तरीका था, उनका जो कार्य करने का तरीका था, उनकी जो टेक्निक्स थी, उनमें उन्होंने कथनी और करनी के अंतर को साफ बताया। मतलब वो जो कहते थे वो उसी पर आश्रित है, मतलब उनका जो कहने का तरीका होता था वो कहते ही तभी थे जब वो उसको अपने जीवन में आजमा लेते थे। अगर उसको उन्होंने अपने जीवन में नहीं आजमाया तो वो इस तरह का कोई विचार प्रकट नहीं करते थे। और गांधी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्याग्रह, अपरिग्रह इनके माध्यम से अंग्रेज़ों को विवश किया। इन टेक्निक के माध्यम से, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की टेक्निक के माध्यम से कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं गांधी के सत्य संबंधी विचारों की। सत्य गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय तत्व है और सत्य को गांधी 2 स्तरों पर स्वीकार करते हैं, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। गांधी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। उनका कहना है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्व नश्वर है, इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। ब्रह्म या ईश्वर को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है। गांधी का कहना है कि निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है और इस निरपेक्ष सत्य को गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि ईश्वर ही सत्य है की अपेक्षा उन्होंने सत्य ही ईश्वर कहा है। उन्होंने कहा ईश्वर के असंख्य नामों में यदि एक का चयन किया जाए तो वह सत्य ही होगा, अतः सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार सत्य ही वह तत्व है जिससे अन्य सभी तत्व निर्मित हुए हैं। इस प्रकार सत्य स्वयं अपनी शक्ति के कारण ही अस्तित्व में है, वह किसी अन्य तत्व व शक्ति के समर्थन पर निर्भर नहीं है, अपितु स्वयं समस्त अस्तित्ववान तत्वों का मूल आधार है। केवल सत्य ही शाश्वत है और अन्य समस्त तत्व भंगुर है। सत्य की शाश्वतता तथा आध्यात्मिकता से गांधी जी ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि उस सत्य की प्राप्ति मनुष्यों द्वारा असंभव है। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल ऐसी निर्मल आत्मा जो पूर्णता के उस आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता, मतलब कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सके। अतः भौतिक नेत्रों से उस निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार किया जाना बहुत ही कठिन कार्य है। गांधी के अनुसार व्यक्ति निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ने के लिए सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकता है और उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की पुकार अथवा किसी समय विशेष में किसी विशेष परिस्थिति के विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य का निषेध नहीं करता, अपितु निरपेक्ष सत्य में विश्वास रखते हुए सापेक्ष सत्य पर दृढ़तापूर्वक चलकर ही व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि सापेक्ष सत्य पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है, उसके लिए हृदय की पवित्रता, दृढ़ता और साहस की ज़रूरत होती है। और उनका कहना है कि सापेक्ष सत्य मानव जीवन में प्रेम के आदर्श को अपना लेने से सिद्ध किया जा सकता है और प्रेम का अर्थ है कि व्यक्ति अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाए, स्वयं को शून्य समझने लगे। और गांधी ये कहते हैं कि सापेक्ष सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लेगा और प्रत्येक जीवित तत्व को अपना ही अंश समझने लगेगा। गांधी का कहना है कि सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण
तीनों से ही सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 मापदंड हैं। गांधी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त होगा, क्योंकि वह सापेक्ष सत्य पर आचरण कर ही तब सकेगा जबकि उसे प्राणी मात्र के अनिवार्य ईश्वरियत में विश्वास होगा। इस प्रकार एक सत्यपरायण व्यक्ति न तो स्वयं किसी से हीन समझेगा और न ही किसी को स्वयं से हीन समझेगा, ना तो खुद को किसी से हीन समझेगा और ना ही दूसरों को हीन समझेगा। ईश्वर में उसकी अगाध निष्ठा होगी और किसी भी भौतिक भय से वो भयभीत नहीं होगा। इस प्रकार सत्यपरायण व्यक्ति दूसरों के प्रति पूरे आदर का भाव रखते हुए किसी भी अन्याय के विरुद्ध पूरी तरह संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। गांधी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति विनम्रता से यह स्वीकार करेगा कि किसी स्थिति विशेष में उसकी दृष्टिकोण में अपूर्णता नहीं होगी, और जब उसका मन, निर्मल हृदय और अंतरात्मा यह स्वीकार कर ले कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, वह गलती को स्वीकार करने के लिए साहसपूर्वक तत्पर रहेगा। मतलब अगर सत्यपरायण व्यक्ति ने किसी भी उस पर किसी भी बात में झूठ बोला है या अपने मन में उसके मन में कोई जरा सी भी शंका अगर आई है, तो वह दृढ़तापूर्वक उसको स्वीकार करेगा। गांधी ने स्पष्ट किया कि सत्य भाषण के प्रति निष्ठा वाणी की कठोरता का समर्थन नहीं करती। एक सत्यपरायण व्यक्ति को सदैव सत्य बात ही कहनी चाहिए और सत्य बोलने के पीछे किसी को दुख पहुंचाने या पीड़ित करने का भाव नहीं होना चाहिए। गांधी के मत में या गांधी का कहना है कि कटु सत्य को विनम्रतापूर्वक और निश्चल भाव से कहा जाना चाहिए। गांधी के संपूर्ण विचारों का आधार उनका सत्य है। उनका कहना है कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्यपरायण होना अति आवश्यक है। तो गांधी सबसे पहले सत्य को सर्वोच्च स्तर पर रखते हैं और सर्वोच्च स्तर पर रखते हुए सत्य के 2 प्रकार बताते हुए निरपेक्ष सत्य तक पहुंचने के लिए सापेक्ष सत्य को उसका एक साधन बताते हैं। गांधी का कहना है कि निरपेक्ष सत्य पर पहुंचने के लिए सापेक्ष सत्य के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार गांधी के संपूर्ण विचारों में सत्य की महत्वता दिखाई देती है और गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य पर आधारित विचारों को ही अपनाया। धन्यवाद।